हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामस्टर। आज हम अकाउंटिंग के सबसे जरूरी टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के 28 एमसीक्यू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, दिस वीडियो विल बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच टिल एट एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है। Which of the following transaction is not of financial characters? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेकंड ऑप्शन है परचेज ऑफ ए बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ सैलरी और स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज। उधार माल खरीदना, भवन खरीदना, वेतन भुगतान करना, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना। तो वित्तीय प्रकृति का नहीं है। तो बिजनेस में दो तरह का ट्रांजेक्शन होता है, एक होता है फाइनेंशियल नेचर का और एक होता है नॉन फाइनेंशियल नेचर का। तो आपसे क्या पूछा गया है कि नॉन फाइनेंशियल नेचर का इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन है। तो परचेज ऑफ गुड्स जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफ बिल्डिंग भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पेमेंट ऑफ सैलरी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारा नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखता है, लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है। हु आर द इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हमारे यूजर होते हैं अकाउंटिंग में वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा है इंटरनल यूजर यानी कि आंतरिक उपयोगकर्ता। तो फर्स्ट है आपके पास लेनदार यानी कि क्रेडिटर, संभावित निवेशक यानी कि पोटेंशियल इन्वेस्टर, प्रबंधक यानी कि मैनेजर और सरकार यानी कि गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका इंटरनल यूजर के अंतर्गत आएगा आपका मैनेजर। ठीक है, कौन सा आएगा? मैनेजर। क्रेडिटर्स ये जो होते हैं एक्सटर्नल होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर भी एक्सटर्नल है और गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल है। इंटरनल कौन सा है? मैनेजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता कौन है। हु आर द एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिसर्चर, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि शोधकर्ता, सरकार, कर पदाधिकारी और उपरोक्त सभी। तो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, समझने का प्रयास किए थे कि एक्सटर्नल और इंटरनल कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो यहां आपसे क्या पूछा गया, एक्सटर्नल यूजर। तो एक्सटर्नल यानी कि बिजनेस के बाहर के लोग। तो बाहर के लोग कौन कौन होते हैं इसमें? तो आपका रिसर्चर तो अंदर के हैं, ठीक है, टैक्स अथॉरिटी रिसर्चर बाहर के ही हैं, गवर्नमेंट भी बाहर के हैं और टैक्स अथॉरिटी भी आपके बाहर के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। ये सारे के सारे कौन है? एक्सटर्नल यूजर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखता है, कार्यालय भवन के लिए किराए के रूप में दिया गया 5,000 रुपया है एक, यानी कि 5,000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस इज एन या ए। फर्स्ट ऑप्शन है इवेंट यानी कि घटना, लेनदेन यानी कि ट्रांजैक्शन, ए एंड बी बोथ और नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्सप्लेन करके कंटेंट डाला हुआ है कि इवेंट क्या होता है और ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि घटना क्या है। तो घटना से तात्पर्य किसी आर्थिक गतिविधि या घटना से है जो व्यवसाय में घटित होता है। ठीक है, आर्थिक गतिविधि या घटना से है जो व्यवसाय में क्या होता है? घटित होता है। यह जरूरी नहीं है कि हर घटना का वित्तीय प्रभाव हो और उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, जैसे कि किसी कंपनी के सीईओ का इस्तीफा देना, इसका वित्तीय प्रभाव नहीं होता। कंपनी द्वारा नई शाखाएं खोलने की योजना बनाना, इसका भी वित्तीय प्रभाव नहीं होता है। और ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, इसमें क्या लिखता है, लेनदेन वह आर्थिक घटना होती है जिनका वित्तीय प्रभाव होता है और जिसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन में क्या होता है? वित्तीय प्रभाव भी होता है। ठीक है, और अकाउंटिंग में इसको क्या करते हैं हम लोग? दर्ज भी करते हैं। प्रत्येक लेनदेन में धन या संपत्ति का प्रवाह होता है। ठीक है, फ्लो होता है। ठीक है, इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। उदाहरण जैसे माल की बिक्री या खरीदारी, वेतन भुगतान, बैंक से ऋण लेना। मुख्य अंतर क्या है दोनों का, ये समझते हैं। हर लेनदेन एक घटना होती है, मतलब जितना भी लेनदेन होगा वो सबका सब क्या है? एक घटना है। लेकिन हर घटना जो है यानी कि इवेंट है वो हर ट्रांजैक्शन नहीं होता। लेनदेन हमेशा वित्तीय प्रभाव का होता है, जबकि घटना वित्तीय हो भी सकता है और नहीं भी होता है। अब इतना से आपको क्लियरिटी मिल गया होगा कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं।
यहाँ पे क्या बोला कि कार्यालय भवन के किराए के रूप में दिया गया 5,000 रुपये है, ठीक है। तो इवेंट, ट्रांजेक्शन, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी। एक घटना भी है और एक ट्रांजेक्शन भी है, ठीक है। किराया भुगतान एक वित्तीय लेन देन है और यह एक घटना भी है क्योंकि यह व्यवसाय की स्थिति को प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट, लेखांकन में होता है इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ केवल वित्तीय लेन देनों का, केवल गैर वित्तीय लेन देनों का, वित्तीय एवं गैर वित्तीय दोनों का और स्वामी के निजी लेन देन का। तो लेखांकन में किस प्रकार का लेखा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केवल वित्तीय लेन देनों का, जिसको हम लोग मनी के रूप में मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको रुपए पैसा के रूप में हम लोग नाप तोल सकते हैं, हम केवल उसी का लेखा करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल वित्तीय लेन देनों का। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग? सौदों का पुनः अभिलेखन, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, व्यवसाय पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण, समंकों का विश्लेषण एवं निर्वाचन, और ए एंड बी बोथ, यानी कि कंप्लीट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, और बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि ए और बी, सौदों का पुनः अभिलेखन, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? लाभ कमाना, टू अर्न प्रॉफिट, वित्तीय विवरण तैयार करना, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करों का भुगतान करना, टू पे टैक्स, और स्वामी के लिए नकदी प्रवाह बनाए रखना, यानी कि टू मेंटेन कैश फ्लो फॉर द ऑनर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य हमारा होता है वित्तीय विवरण तैयार करना, ठीक है। क्या करना? वित्तीय विवरण तैयार करना। और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। आय की व्याख्या की जाती है, इनकम इज एक्सप्लेन्ड एज, किस पे? सम ऑफ एक्सपेंस, यानी कि खर्चों का योग, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, कुल प्राप्ति और खर्चों का अंतर, और पूंजी में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंस, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स और सम ऑफ एक्सपेंस। तो इसका होगा ये आंसर कि हम लोग क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को घटाते हैं, जो बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है, ठीक है। ये इसका व्याख्या एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है? 3 प्रकार के हमारे खाते होते हैं, कौन कौन सा होता है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा रियल अकाउंट है? तो पर्सनल में व्यक्ति से संबंधित खाता आता है, रियल में एसेट से संबंधित खाता है, और नॉमिनल में एक्सपेंस और इनकम से संबंधित खाता आता है। तो आपसे क्या पूछा है? रियल के बारे में, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट इसमें से कौन सा होगा? कैपिटल, ये आएगा आपका पर्सनल के अंतर्गत, डेटर्स जाएगा आपका पर्सनल के अंतर्गत, कैश जो है वो आएगा आपका रियल के अंतर्गत, और सैलरी जो है वो जाता है नॉमिनल के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? ये आंसर सबको पता होना चाहिए, है ना। लुकास पेसिवली, इनका पूरा नाम क्या था? फ्रा लुकास पेसिवली। 1494 में जो है इनका बुक प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ के थे? इटली के थे। कौन सा शहर के थे? तो वेनिस शहर के थे। और इनका जो बुक था वो किस भाषा में लिखा गया था? लैटिन भाषा में। और बाद में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था, जिनका नाम था हग ऑल्ड कैसल के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, लुकास पेसिवली। 11 नंबर देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा खाता व्यक्तिगत खाता है? पर्सनल अकाउंट। अभी हम तीनों खाता के बारे में आपको बताए हैं। तो पहला है आपका डेटर्स, सैलरी, सेल्स और कैपिटल। तो आपसे क्या पूछा? पर्सनल अकाउंट इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो आपका पर्सनल अकाउंट इसमें होता है डेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, लेन देन का रिकॉर्ड पहला चरण है, इस पे हम लोग लेन देन का रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो ट्रांजैक्शन होता है उसका लेखा जोखा हम कहाँ पे करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके पास वित्तीय लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, लेखा परीक्षा और लागत लेखांकन, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट, ऑडिटिंग और कॉस्ट ये अलग चीजों के लिए यूज होता है,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें क्या लिखता है, डेबिट वह होता है जिससे, डेबिट इज समथिंग दैट, पूंजी बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, देनदारियां बढ़ती है और आय बढ़ती है। ठीक है, इंक्रीज कैपिटल, इंक्रीज एसेट्स, इंक्रीज लायबिलिटीज और इंक्रीज इनकम। तो हम लोग एक रूल जानते हैं, डेबिट और एक तरफ होता है क्रेडिट। अगर आपका एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, और यही अगर ये घटता है तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। और इसका जस्ट उल्टा, अगर इनकम, ठीक है, कैपिटल और लायबिलिटीज अगर ये इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। तो यहां बोला है कि डेबिट इज समथिंग दैट, तो इसमें से डेबिट कौन होगा, तो इंक्रीज इन कैपिटल है, इंक्रीज इन एसेट्स है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज और इंक्रीज इन कैपिटल है। तो डेबिट के लिए यहाँ पे एसेट्स और एक्सपेंस, तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन कैपिटल, ये तो क्रेडिट में जाएगा, ये होगा नहीं। इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स तो ये आपका होगा, अभी हम यहाँ पे जस्ट आपको बताएं। और इंक्रीज इन लायबिलिटीज ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और इंक्रीज इनकम ये भी क्रेडिट में जाएगा, तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें क्या लिखता है, क्रेडिट वह होता है जिससे, तो अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट समझे हैं। तो क्या लिखता है, खर्च बढ़ता है, पूंजी बढ़ती है, देनदारियां बढ़ती है और इंक्रीज इनकम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज इनकम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लेखांकन क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। लेखांकन एक पेशा है, एक सामाजिक शक्ति है, लेखांकन एक सेवा कार्य है, इनमें से सभी। यानी कि अकाउंटिंग इज ए प्रोफेशन, अकाउंटिंग इज ए सोशल फोर्स, अकाउंटिंग ए सर्विस एक्टिविटी और ऑल ऑफ द एबव। तो ये सब है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें क्या लिखता है, व्यापार में लेखांकन क्यों आवश्यक है, व्हाई इज अकाउंटिंग नेसेसरी इन बिजनेस। तो लाभ और हानि जानने के लिए, कर उद्देश्यों के लिए, वित्तीय स्थिति समझने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो व्यापार में लेखांकन क्यों आवश्यक है, तो लाभ हानि भी जानने के लिए, कर उद्देश्यों के लिए और वित्तीय स्थिति को समझने के लिए। तो ये तीनों होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। 17 नंबर देखते हैं। वित्तीय विवरण में क्या शामिल होता है, व्हाट डू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। इनकम स्टेटमेंट में, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सबका सब शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्यय क्या है, व्हाट इज एक्सपेंस। तो संपत्ति में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, देनदारियों में कमी और व्यापार संचालन का खर्च। तो क्या है, ये व्यापार संचालन का खर्च। इसका राइट आंसर। बैलेंस शीट किस दिनांक को तैयार की जाती है, तो हर महीने के अंत में, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, एवरी डे और वेन एवर रिक्वायर्ड। तो एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, इसका राइट आंसर होगा एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में। और वित्तीय वर्ष कौन सा होता है, तो जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 31 मार्च को समाप्त होता है। और कैलेंडर कौन सा होता है, जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर हो गया और ये आपका कैलेंडर ईयर हो गया। नेक्स्ट, नकदी लेखांकन प्रणाली में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है, व्हाट इज रिकॉर्ड इन द कैश अकाउंटिंग सिस्टम। केवल नगद लेन देनों का, केवल उधारी लेन देन का, सभी प्रकार के लेन देन का और निवेश लेन देन का, यानी कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन और इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे होगा ओनली कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि ए नंबर आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट, पुष्पालन के जन्मदाता कौन है, अभी हम लोग जस्ट इसके बारे में पढ़े हैं, लुकास पेसियोली, जिसका पूरा नाम क्या है, फरा लुकास पेसियोली। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इटली के वेनिस शहर में। ठीक है, और इन्होंने बुक कब लिखा था, 1494 यानी कि 1494 में। किस भाषा में था, तो लैटिन भाषा में था। और इसको इंग्लिश में कौन कन्वर्ट किया था, तो हग-ऑल्ड कैसल के द्वारा। खाते के कौन से पक्ष को डेबिट कहा जाता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बोथ साइड और नन ऑफ दिस। तो देखिए ये ऐसा होता है आपका खाता। ठीक है, इधर होता है डेबिट, इधर होता है क्रेडिट। अब देखिए ये किस साइड है, अगर हम लोग ऐसे देखें तो लेफ्ट साइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट,
और राइट साइड को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट साइड और इसके नीचे वाला का आंसर हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है? पर्सनल एक्सपेंस नहीं करते हैं, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस को लाभ हानि खाते में हम लोग दर्ज नहीं करते हैं। ओनली कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इनकम, तो इसको भी नहीं करते, ये बैलेंस शीट में जाता है और ये हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इनकम। ओनली कैपिटल इनकम ये भी नहीं जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नगद खाता किस प्रकार का खाता है? व्हाट टाइप्स ऑफ अकाउंट इज कैश अकाउंट? किस प्रकार का खाता है? तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा रियल। इसको भी हम लोग ऊपर समझे थे। नेक्स्ट, लाभ और हानि खाते का क्रेडिट पक्ष किसे दर्शाता है? ठीक है, क्रेडिट पक्ष लाभ और हानि का, तो एक्सपेंस को, लॉस को, इनकम को, देनदारियों को, तो ये दर्शाता है आपका इनकम को। ठीक है, तो ये था हम लोगों का 28 एमसीक्यू जिसपे हम लोग डिटेल डिस्कस किए। सो दैट ऑल फॉर टुडे, हमने 28 एमसीक्यू को कवर किया और उसके साथ पूरी व्याख्या भी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्जामस्टर फॉर मोर सच वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।